आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स इस लाइव क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले लाइव क्लास में आपने देख लिया होगा कि हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें टोटल 20 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं जाना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप जाके कई सारी चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ आसानी से आप सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं, है ना। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको कई सारी स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट सारी पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है ITI फाइटर। ठीक है, वहाँ पर आप सर्च करके वहाँ पर, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा भाग मार्किंग हैमर का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर जल्दी से दे दे, ताकि हम लोग जल्दी से हर चीज़ को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66, तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा भाग मार्किंग हैमर का नहीं है। ठीक है, तो पिन, फेस, चीक, फेस। देखिए हमारा जो पिन भी होता है और चीक भी होता है, फेस भी होता है, लेकिन हमारा बेस नहीं होता। तो मार्किंग हैमर कौन सा भाग नहीं होता है, हमारा बेस नहीं होता। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है आपसे। निम्न में से कौन सा भाग सरफेस गेज का नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सरफेस गेज का कौन सा भाग है, तो सरफेस गेज हमारा स्क्राइबर भी होता है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा है ना। तो ये भी हमारा होता है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, रॉकर आर्म भी होती है, स्नग भी होता है ना, गाइड पिने भी होती हैं। जो हमारा सरफेस, जैसे अगर आप यूनिवर्सल सरफेस गेज देखे होंगे तो उसमें गाइड पिने भी हमारी होती है ना। तो सर, और यहाँ पे हैंडल नहीं होता है ना। आप जो सरफेस गेज आपने देखा होगा उसमें हमारी क्या स्क्राइबर है, रॉकर है, गाइड पिने ये वगैरह होती हैं, लेकिन हैंडल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर जरूर कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चल जाए आप किस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, ताकि आपका हम कमेंट में नाम ले सकें या कमेंट में आपका नाम लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बताना है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता रखा है और आपको गलत नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा हमने ये बता रखा था कि क्वेश्चन पहले पूछा क्या जा रहा है, हम इन लोग पढ़ लेते हैं। जेनी कैलिपर की एक लेग सीधी तथा दूसरी लेग किस रेडियस से मुड़ी होती है। तो जो जेनी कैलिपर होता है, जिसे हम लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं और इसे ऑरलेग कैलिपर भी बोलते हैं और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। तो ये इसके कई नाम होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जेनी कैलिपर के दो काम होते हैं, एक बेलनाकार जॉब का हम सेंटर निकालते हैं। ठीक है, बेलनाकार जॉब में अगर हमें सेंटर निकालना है। दूसरा काम है समांतर लाइनें खींचने के लिए भी जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमने मुख्य दो काम हमने बताए। इसके पर हमने ये बताया था कि जेनी कैलिपर की जो हमारी एक लेग होती है वो रेडियस में मुड़ी होती है, वो हमारी 6 mm तक की रेडियस में मुड़ी होती है। ये हमने बुक के अकॉर्डिंग बताया था। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाए जिसमें मार्जिन दे रखा हो 2 से 3 mm, 4 से 6 mm, 6 से 12 mm। तो हमारा राइट आंसर है 6 से 12 mm। ठीक है, तो हमारी जो लेग की जो हमारी मुड़ी होती है एक लेग, तो हमारी 6 से 12 mm की रेडियस में मुड़ी होती है। तो ये कितने एंगल पर मुड़ी होती है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये हमारी 45 डिग्री पर मुड़ी होती है। ठीक है, तो कितने एंगल पर जेनी कैलिपर की लेग मुड़ी होती है, वो 45 डिग्री पर मुड़ी होती है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्या पूछा जा रहा है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो किनारे के साथ समांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइएगा। पूछा जा रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह कौन सा भाग है जो किनारे के साथ समांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है कहलाता है। तो हमारी कौन सी गाइड पिनें होती हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। गाइड पिन की सहायता से हम समांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है गाइड पिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। स्क्राइबर निम्न में से बने होते हैं। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ब्रश, कास्ट आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बताएं।
तो सभी को पता होगा स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगर इसका हम ग्राइंड की बात करें, इसका जो पॉइंट होता है वो कितने डिग्री पर ग्राइंड होता है, तो 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड होता है। जिसको जब हम इसको स्क्राइबर के द्वारा मार्किंग कर रहे होते हैं या फिर मतलब लाइन खींच रहे होते हैं, तो उससे वो कितनी डिग्री पे झुकाकर करते हैं, तो जॉब की सतह के साथ हम 30 डिग्री झुकाकर स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं और इसका पॉइंट जो है 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं और ये हमारा हाई कार्बन स्टील से बना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सी मार्किंग की विधि नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए मार्किंग का हमने एक हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने ये सारी जो विधियां हैं इनको हमने वहाँ पे उल्लेख किया हुआ है, अच्छे से डिस्कस कर रखा है और ये हमारा उसमें आपको मिल जाएगा। ये दूसरी या पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था मार्किंग के बारे में, है ना। तो वो क्लास को आप जरूर आज कीजिए। हमने वहाँ पर बताया था डेटम लाइन, सेंटर लाइन, टेम्पलेट विधि, जितनी भी विधियाँ होती सारी विधियों के बारे में बताया था। तो यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सी मार्किंग विधि नहीं है। देखिए हमारी 3 विधियां होती हैं, डेटम लाइन मेथड होता है, सेंटर लाइन मेथड होता है और टेम्पलेट मेथड होता है, लेकिन हमारी प्रोटेक्टर मेथड कोई नहीं होता। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या पूछा जा रहा है। और लेग कैलिपर की एक टांग सीधी होती है तथा दूसरी टांग मुड़ी होती है। तो और लेग कैलिपर क्या होता है, और लेग कैलिपर को ही हम क्या कहते हैं, जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर की जो हमारी दूसरी टांग मुड़ी होती है वो कितने डिग्री पर मुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताएं। अभी देखिए हमने अच्छे से बताया था, जो हमारी और लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर की जो दूसरी टांग मुड़ी होती है वो हमारी 6 से 12 mm मुड़ी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 6 mm तक की मुड़ी होती है, जैसा आपको ऑप्शन में दिख जाए। तो 6 से 12 mm तक की हमारी रेडियस में हमारी मुड़ी होती है, ठीक है, जेनी कैलिपर की लेग। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जेनी कैलिपर जो इसका वर्क क्या होता है। जैसे हमने बताया कि इसका वर्क बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए वी ब्लॉक के माध्यम से और वर्नियर हाइट गेज की इन सब का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, और इसका वर्क क्या है, समांतर लाइनें खींचने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी लेग होती है वो हमारी 45 डिग्री के कोण पर अंदर की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाहर की ओर भी दिया है, लेकिन हमारा क्या अंदर की तरफ मुड़ा होता है ना। तो 72 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जरा, वी ब्लॉक की दोनों साइडों में स्लॉट बने होते हैं जिसका उद्देश्य होता है। देखिए इसका भी थोड़ा सा अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस देखिएगा, क्योंकि हमने उस क्लास में क्या किया था, हमने डिटेल में सारी क्लासेस जैसे एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, इनके बारे में फिगर के माध्यम से सारा कुछ टाइप हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, हमने बताया था वी ब्लॉक में दोनों साइडों में क्या होता है, स्लॉट कटे होते हैं ना। तो जब स्लॉट कटे होते हैं तो उन्हीं स्लॉटों में हम क्या करते हैं, यू क्लैंप को फिट करते हैं। यू क्लैंप को मतलब कि क्लैंप करने के लिए, जैसे वी ब्लॉक में हमें बेलनाकार जॉब को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ेंगे भाई, ऐसे थोड़ी कि वी ब्लॉक जो उसके ऊपर हम बेलनाकार जॉब को रख देंगे तो ऐसे क्लैंप नहीं हो जाए। उस जॉब को क्लैंप करने के लिए हम क्या करते हैं, यू क्लैंप का प्रयोग करते हैं। यू क्लैंप को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इसमें हमारा जो स्लॉट कटा होता है उसमें हम यू क्लैंप को उसमें हम फंसा लेते हैं। तो ये इसको यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी ब्लॉक क्लैंप को स्थान देने के लिए, मतलब यहाँ पे इस वर्ड को हम अगर मिस कर दें, क्लैंप को स्थान देने के लिए, जो हमारा यू क्लैंप होता है उसको स्थान देने के लिए हम वी ब्लॉक के दोनों साइडों में स्लॉट बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वी ब्लॉक में दोनों साइड में स्लॉट क्यों बनाते हैं। इस वजह से बनाते हैं ताकि हम बेलनाकार जॉब को आसानी से हम उसमें पकड़ सकें। तो भाई कभी कब पकड़ सकेंगे, जब उसमें हम क्लैंप को पकड़ने की अच्छे से व्यवस्था होगी, है ना। तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप पूरी लाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। वी ब्लॉक क्लैंप को स्थान देने की मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे होना चाहिए वी ब्लॉक में, है ना। वी ब्लॉक में क्लैंप को स्थान देने के लिए हम यहाँ पे बीच में ब्लॉक के आगे में अगर वर्ड हो जाएगा, आप लगा के पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। क्या पढ़ेंगे हम, वी ब्लॉक में क्लैंप को स्थान देने के लिए हम दोनों साइडों में क्या देते हैं, स्लॉट बनाते हैं, ताकि हम यू क्लैंप को पकड़ सकें और इसके माध्यम से हम जॉब को भी होल्ड कर सकें। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपका क्वेश्चन अब यहाँ पे गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा, 74 का क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। क्या पूछा जा रहा है, सरफेस गेज के स्क्राइबर को पिलर पर ऊंचे नीचे कहीं भी सेट
करने के लिए किसका के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सरफेस गेज के स्क्राइबर को, ठीक है, सरफेस गेज में हमारा जो स्क्राइबर होता है उसको पिलर पर ऊपर नीचे कहीं भी सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सरफेस गेज में हमें स्क्राइबर को ऊपर नीचे, पिलर पे ऊपर नीचे अगर सेट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे। लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग करेंगे कि थंबनेट का करेंगे कि स्यूल पोस्ट स्नग का करेंगे, गाइड पिन का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर हमारा मुख्य काम जो होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बताया। जो हमारा वहाँ पर मुख्य काम होता है फ्रेंड्स वो हमारा पोस्ट स्नग का होता है, ठीक है। स्नग के माध्यम से ही हम स्क्राइबर को पिलर के ऊपर कहीं भी हम सेट करते हैं। अगर हमें स्क्राइबर को ऊपर ले जाना है तो उसमें जो हमारा स्नग लगा होता है उस भाग को हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर ले जाते हैं, उसके माध्यम से हमारा स्क्राइबर भी जाएगा। तो ये स्नग का ही पूरा काम है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा जा रहा है। संयोजन संयोजन सेट के किस भाग द्वारा गोल छड़ों का केंद्र निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बताना है। संयोजन के किस भाग द्वारा गोल छड़ का केंद्र निकाला जाता है। देखिए संयोजन सेट क्या है, तो यहाँ पे शुद्ध हिंदी दिया हुआ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट के बारे में पूछा जा रहा है। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग द्वारा गोल छड़ों का केंद्र निकाला जाता है ना। तो यहाँ पे इसको देखिए, इसका भी क्लास 2 या 3 इसी क्लासों में हमने काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया हुआ था। तो इस क्लास में हमने आपको कॉम्बिनेशन सेट के बारे में हमने पूरा फिगर सहित उसका डिटेल में कराया था, जिसमें हमने बताया था कि इसमें किस किस हेड में स्पिरिट लेवल होता है, स्पिरिट लेवल की शुद्धता क्या होती है। और ये इसी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर AITT UP आर्विनल के नाम से प्ले लिस्ट है। तो वहाँ पर हमने फिगर के माध्यम से बताया था। तो वहाँ पर आप जब जाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी इस समय हम अगर समझाएंगे तो वीडियो फिर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना। तो जब हमने इसके बारे में अगर अच्छे से जब हम डिस्कस कर चुके हैं तो अगर उस क्लास को आप देख लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो वहाँ पे हमने सारे हेड के बारे में भी डिस्कस कर रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संयोजन कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग द्वारा गोल छड़ों का केंद्र निकाला जाता है। तो हमारा किस भाग से निकालेंगे गोल छड़ों का, तो वहाँ पे हम सेंटर हेड, क्योंकि हमें सेंटर निकालना है तो सेंटर से हमारा यहाँ पे ट्रिक है कि सेंटर हेड का ही प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। 75 का राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पे सेंटर हेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट की जो हमारी लिस्ट काउंट होती है वो हमारी कितनी होती है। तो इस कॉम्बिनेशन सेट की हमारी लिस्ट काउंट होती है 1 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और बाकी सारा कुछ तो आपको पता ही है। यहाँ पे प्रोटेक्टर हेड भी अगर पूछे तो यहाँ पे 1 डिग्री इसकी लिस्ट काउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर। संयोजन सेट में तलमापी साधनी का प्रयोजन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉम्बिनेशन सेट में, कॉम्बिनेशन सेट है और यहाँ पे फिर कॉम्बिनेशन सेट में तलमापी का साधनी का प्रयोजन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ऊंचाई, ऑप्शन है ऊंचाई, लंबाई, समतलता, कोण। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 78 का देखिए यहाँ पर जो संयोजन सेट क्या है, यहाँ पर इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन सेट बोलेंगे। तलमापी का मतलब यहाँ पे शायद यहाँ पे स्क्वायर हेड से है, तो यहाँ पे स्क्वायर हेड का क्या काम है ये पूछा जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन सेट में जो हमारा स्क्वायर हेड होता है तो उसका काम क्या है। क्या स्क्वायर हेड से हम एंगल चेक करेंगे? नहीं चेक करते, ये हम प्रोटेक्टर हेड से चेक करेंगे। क्या हम लंबाई नापेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम फ्लैटनेस, मतलब कोई हमारा जो जॉब हमने बनाया है उसको हम स्क्वायर हेड जो हमारा होता है उसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि उस जॉब की स्क्वायरनेस सही है कि नहीं है ना, वो हमारा प्रॉपर 90 डिग्री पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है ना। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट में जो हमारा स्क्वायर हेड होता है उस यहाँ पे तल मापिंग मतलब क्या है, स्क्वायर हेड है, ठीक है। तो स्क्वायर हेड के द्वारा क्या प्रयोजन है, क्या चेक करेगा, वहाँ पर हम समतलता, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 76 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या 77 पूछा जा रहा है। स्क्राइबर की जिस छोर का प्रयोग ना करना हो उस छोर पर लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बताइए। स्क्राइबर की जिस छोर का प्रयोग ना करना हो उस छोर पर क्या लगाना चाहिए। कागज लगाना चाहिए, प्लास्टिक लगाना चाहिए, एल्यूमिनियम लगाना चाहिए, कर्क या रबड़। तो वहाँ पे हम कर्क या रबड़ लगाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा 77 का क्या हो जाएगा। तो स्क्राइबर के जिस भाग को भी हमें अगर प्रयोग नहीं करना तो वहाँ पर हम रबड़ लगा देते हैं, है ना, जिससे कि क्या हो कि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको, है ना। जो चीज़ की अगर जंग वगैरह लग जाएगा इसको हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, इस वगैरह से ये सब लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा जा रहा है, डिवाइडर की टांगे होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिवाइडर की टांगे होनी चाहिए ऊंची नीची, एक सीधी दूसरी 45 डिग्री के अंदर मुड़ी हुई, बराबर व नुकीली, मोटी व पतली। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो इस डिवाइडर की टांगे होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे ऊंची होनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं होगा। एक सीधी दूसरी 45 डिग्री के कोण के अंदर ऐसा तो होता नहीं। डिवाइडर में क्या होते हैं, हमारे दोनों जो लेग होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, उनके पॉइंट भी एक जैसे होते हैं, है ना। तो जब भी हम डिवाइडर के पॉइंट को ग्राइंड करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि डिवाइडर के पॉइंट को अगर हमें ग्राइंड करना है ग्राइंडिंग में, तो हम एक लेग को ग्राइंड करेंगे या दोनों लेग को साथ में करेंगे। तो हम दोनों लेग को साथ में ग्राइंड करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि एक लेग हमारा ज़्यादा ग्राइंड हो जाए और दूसरा लेग हमारा कम ग्राइंड हो, है ना। तो दोनों बराबर में ग्राइंड हो, इसलिए दोनों को साथ ही में हम ग्राइंडर में लगाते हैं ताकि उनके डिवाइडर के पॉइंट को शार्प कर सकें, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि हमारा जो ये ऑप्शन नहीं होगा, एक सीधी मतलब एक सीधा दूसरी 45 डिग्री कोण पर। तो ये तो हमारा जेनी कैलिपर में होता है कि एक लेग हमारी सीधी होती है, दूसरी हमारी 45 डिग्री की कोण पर अंदर मुड़ी होती है। सी ऑप्शन में दे रहा है बराबर और नुकीली, हाँ बिल्कुल है। तो बराबर हमारी मतलब जो लेग है उनकी लंबाई बराबर होती है और उनकी जो नुकीली है वो भी क्या है हमारा बराबर, मतलब उसका सेम हमारा जैसा ये लेग होगा उसी टाइप का ये भी हमारा लेग होगा, उसमें कोई भी ना एंगल में बदलाव होगा ना पॉइंट में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है BIS के अनुसार सरफेस प्लेट का साइज होता है, ठीक है। तो सरफेस प्लेट का यहाँ पे बताना है कि BIS के अनुसार सरफेस प्लेट का साइज होता है 50 × 50 सेंटीमीटर, 50 × 75 सेंटीमीटर, 100 × 50 सेंटीमीटर, 100 × 100। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 79, तो BIS के अनुसार सरफेस प्लेट का जो हमारा साइज होता है वो हमारा 50 × 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 50 × 50 याद रखिएगा। BIS के अनुसार जो हमारा सरफेस प्लेट का साइज होता है 50 × 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सरफेस प्लेट की जो शुद्धता किस पर निर्भर करते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। तो ऐसे आप बचिएगा, अगर आप कहीं क्वेश्चन पूछा करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको क्वेश्चन का राइट आंसर तो देंगे, साथ में 100% भी लिख देते हैं। और कभी कभी वो क्वेश्चन भी जो आंसर बता रहे होते हैं रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल विश्वास किसी के ऊपर मत करिए कि किसी ने अगर क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है और आगे उसने 100% लिख दिया। कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो क्वेश्चन उसका आंसर बताएंगे साथ ही में 100% लिख देंगे। तो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि फिर आप भी कन्फ्यूजन हो जाओगे कि यार उसने तो ऐसा बोल दिया था 100%, ये आंसर ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहीं पर भी हमने भी देखा था सरफेस प्लेट का हमारा जो हमारा इसकी शुद्धता जो हम निर्भर करते हैं एक्यूरेसी हो प्रति वर्ग सेंटीमीटर के आधार पे, है ना। तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हम आंसर क्या देख रहे थे, प्रति वर्ग में, प्रति वर्ग mm में देख रहे थे हम। जो बंदा दे रहा था कि 100% में बोला, तो वो ऐसा नहीं है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होता है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 50 × 50 में सरफेस प्लेट का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताना है। जॉब पर मार्किंग करते समय जिन्हें आधार माना जाता है उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा जा रहा है कि जॉब पर मार्किंग करते समय जिन्हें आधार माना जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो हमने देखिए बताया था जॉब पर जब हम मार्किंग करते हैं तो हमें क्या करते हैं, एक सरफेस प्लेट को लेते हैं और उसमें हमने जॉब को रख लिया है। फिर मार्किंग टेबल पे हमने अगर जॉब को रख लिया, तो जहाँ पर भी हमें जिसके ऊपर भी हम अगर रखते हैं जॉब को, तो जिस सतह के ऊपर रखेंगे उसको हम क्या मानते हैं, डेटम सतह मानते हैं ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा था जॉब पर मार्किंग करते समय जिसे हम आधार मानेंगे, जिसे हम बेस मानेंगे, उसे हम बोलते हैं डेटम सतह, या ठीक है। तो उसे हम डेटम सतह बोलेंगे। जैसे हम सरफेस प्लेट का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें एक डेटम सतह प्रदान करती है ना। डेटम, ये क्वेश्चन आता है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक डेटम सतह प्रदान करती है, ठीक है। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 81, मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे और याद करने का हमने ट्रिक भी बताया था किस प्रकार से इन सबको याद रखना है। तो मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है, बताइए फ्रेंड्स।
तो 4 ऑप्शन आपके पास में दे रहा है। तो देखिए हमने बताया था 3 चीज़ें आपको बताई थी। क्या-क्या फ्रेंड्स बताई थी हमने आपको, यहाँ पे थोड़ा-सा रिवीजन करवा दें। हमने बताई थी एक तीसरी चीज़ याद करना, नंबर 1, नंबर 2, 3 चीज़ें आपको याद करना, बस सीरियल से याद करना है। क्या है? वर्क्स ऑफ सरफेस प्लेट, फिर आपको याद करना है निरीक्षण सरफेस प्लेट, फिर आपको याद करना है मास्टर सरफेस प्लेट, ठीक है? तो हमने बताया था वर्क्स ऑफ सरफेस प्लेट में कितनी होती है? 0.025, ठीक है? 0.025, ये क्या हमारा 2 लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद मतलब कि पॉइंट के बाद एक जीरो होता है, फिर हमको केवल एक जीरो बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। फिर पॉइंट के बाद हमारे कितने हो जाएंगे? 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीरियल होता है कि एक जीरो हमको बढ़ाते जाना है। केवल पहले का याद रखना है कि वर्क्स ऑफ सरफेस प्लेट की हमारी शुद्धता कितनी होती है? 0.025, ठीक है। 0.025 मतलब पॉइंट के बाद एक जीरो होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है निरीक्षण सरफेस प्लेट, पॉइंट के बाद 2 जीरो हो जाते हैं। फिर हमारा आता है मास्टर सरफेस प्लेट, जिसमें हमारे पॉइंट के बाद 3 जीरो हो जाते हैं। अब 25 आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए पॉइंट के बाद हमने मास्टर सरफेस प्लेट में क्या बताया, हमारे तीसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे हमारे क्या होते हैं? 3 जीरो होते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देखिए यहाँ से भी ट्रिक निकल सकती है। नंबर 1 का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद एक जीरो। नंबर 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद 2 जीरो। नंबर 3 का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद 3 जीरो। तो ऐसे भी यहाँ से पकड़ लेते हैं कि मास्टर सरफेस प्लेट हमारी 3 नंबर पे आती है, तो पॉइंट के बाद कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 जीरो है ना, यहाँ से पकड़ लिया, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप कभी इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा जा रहा, भारतीय मानक संस्था के अनुसार सरफेस प्लेट की मोटाई होती है। देखिए अभी हमने जो पढ़ा था सरफेस प्लेट की, हमने क्या पढ़ा था? सरफेस प्लेट का साइज कितना होता है। तो 50 × 50 किस में पढ़ा हमने? सेंटीमीटर में पढ़ा। अब ये पूछा जा रहा है सरफेस प्लेट की मोटाई कितनी होती है BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो भारतीय मानक संस्था के अनुसार सरफेस प्लेट की मोटाई होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर। तो भारतीय मानक संस्था के अनुसार सरफेस प्लेट की जो हमारी मोटाई होती है वो हमारी सामान्यतः कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारी सरफेस प्लेट की मोटाई होती है लगभग 2.5 से 5 mm, ठीक है। 2.5 mm से 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक हमारी क्या होती है? सरफेस प्लेट की मोटाई होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जितनी बार आप इस चीज़ों को रिवाइज करोगे उतनी देर तक याद रहेगा। तो हमारी जो सरफेस प्लेट होती है मोटाई कितनी होती है? 2.5 से 5 mm। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर बताइए। सरफेस प्लेट के फेस पर बने हाई स्पॉट को निम्न द्वारा फिनिश किया जाना चाहिए या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर बताएं कि सरफेस प्लेट पर बने हाई स्पॉट को निम्न द्वारा फिनिश किया जाता है। तो किसके द्वारा हम फिनिश करते हैं? हम स्क्रैपर के द्वारा फिनिश करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? घ नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे स्क्रैपर का हो जाएगा। सरफेस प्लेट के द्वारा फेस पर हमारे जो भी हाई स्पॉट होते हैं उसको हम फिनिश करने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। हाई स्पॉट क्या होता है? हमने बताया था प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो भी हाई स्पॉट में अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो वो हमारी सरफेस प्लेट क्या होती है? सबसे अधिक शुद्ध होती है। अगर हम स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग कर देंगे उस सरफेस प्लेट की तो उसमें जो हाई स्पॉट की संख्या हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? मान लो इसमें हाई स्पॉट बहुत उभरे हुए हैं, यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत उभरे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? स्क्रैपिंग, जब स्क्रैपिंग चला देंगे या स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें कई सारे छोटे छोटे हाई स्पॉट हो जाएंगे। मतलब हाई स्पॉट की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जो हाई स्पॉट की संख्या जब हमारी ज़्यादा हो जाती है तो हमारी सरफेस प्लेट ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर, एंगल प्लेट सतह व भुजाएं सदा किस कोण पर बनी होती है? तो बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है? एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या होता है? एंगल प्लेट आपको पता है कि 90 डिग्री पे हमें किसी जॉब पर मार्किंग करना है, जॉब को सपोर्ट करना है या छोटे छोटे जॉबों को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो उन जॉबों पर हमें क्या है? मार्किंग करने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं जो हमारी 90 डिग्री पर होती है, जिसकी हमारी सतह किस
किस एंगल पर बनी होती है, 90 डिग्री पे बनी होती है। दूसरा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हमारी जो सरफेस प्लेट जो हमारी एंगल प्लेट होती है वो हमारी किस में पाई जाती है, हमारी नंबर में पाई जाती है ग्रेड 1 ग्रेड 2, ठीक है, ग्रेड 1 ग्रेड 2। और ग्रेड 1 हमारी सबसे शुद्ध होती है और ग्रेड 2 सबसे कम शुद्ध होती है। ग्रेड 1 जो सबसे अधिक शुद्ध होगी उसका हम टूल रूम में प्रयोग करेंगे। ग्रेड 2 वाली जो एंगल प्लेट होगी उसका हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे, उसका प्रयोग हम वर्कशॉप में करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही बस यही क्वेश्चन आते हैं कि एंगल प्लेट का साइज किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, तो नंबर के द्वारा निर्धारित करते हैं। कहाँ से इसका साइज लेते हैं, तो एंगल प्लेट का साइज हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लेते हैं, ठीक है। प्रीतम ठाकुर में मोटाई लिखा हो तो मोटाई को वहाँ पे कट कर दीजिएगा, हमने पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आपको बताना है। ट्रेमल का साइज लिया जाता है बीम बार या ट्रेमल बार की लंबाई से, ट्रेमल की कुल लंबाई से, रिवेट के मध्य के पॉइंट से, अधिकतम माप लेने की क्षमता से। तो क्वेश्चन नंबर ट्रेमल का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स, ट्रेमल का साइज कहाँ से लेते हैं। देखिए हमने पहले भी हमने बताया था ट्रेमल का साइज किससे लिया था, तो ये तो हमने नहीं बताया था, लेकिन हमने बीम के बारे में बताया था। क्योंकि जितने अधिक लंबाई की हमारी बीम होगी उतने अधिक का हम क्या कर सकते हैं, चाप मार सकते हैं। चाप मतलब टाइमर के द्वारा हम क्या है चाप खींच सकते हैं। और 1800 mm तक का हम डायमीटर तक का इसमें हम क्या ट्रेमल के द्वारा चाप खींच सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। और अधिक मतलब इसी वजह से हम बोलते हैं कि डिवाइडर का प्रयोग हम कहाँ पर नहीं कर सकते। अगर 150 से अधिक, अगर 150 mm से अगर अधिक का हमें कोई चाप लगाना है तो वहाँ पर हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो 150 mm से हम 1800 mm तक के चाप लगाने के लिए ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये अब दूसरा हमने बताया था कि ट्रेमल में एक हमारी बीम होती है, ठीक है। तो बीम की लंबाई हमने बताई थी, आपको याद कराई थी कि ट्रेमल में जो हमारी बीम की लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो याद कर लीजिए, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। ट्रेमल में जो हमारी बीम की लंबाई होती है वो 150 mm से 500 mm तक की होती है, ठीक है। तो 150 mm से 500 mm तक की हमारी क्या होती है, बीम की लंबाई होती है। और ट्रेमल का साइज जो हमारा लेते हैं बीम की लंबाई से ही लेते हैं, मतलब बीम के साइज से ही लेते हैं या बीम की लंबाई से लेते हैं, ठीक है। इसे हम ट्रेमल बार भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्यों ऐसा क्यों है कि इसके द्वारा हम बीम से ही क्यों साइज इसका लेते हैं, कारण ये है फ्रेंड्स कि जो हमारी बीम होती है इसी पर हमारे दो हेड होते हैं। इसी में एक पॉइंट होता है, ये हमारे दो हेड होते हैं और इसी में एक यहाँ पर पॉइंट होता है, इसमें पॉइंट है। इसको अगर हम यहाँ पर स्लाइड करते हैं तो स्लाइड जितना हम इसको अधिक स्लाइड करेंगे, जितनी अधिक हमारी बीम की लंबाई होगी उतना ही बड़ा हम क्या कर सकते हैं, चॉप खींच सकते हैं ना। तो फिगर आप देखिएगा बुक में, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत कुछ समझाने की भी कोशिश किया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमें फीडबैक मिल सके। और अगर वीडियो में कहीं हमने मिस्टेक किया हो या हमें आपको कुछ लगा हो कि हमने कुछ गलती की है, या अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वो भी आप हमारी बुराई कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जिस प्रकार से हमने वीडियो बनाया है उस प्रकार से आप हमें फीडबैक दीजिएगा, जिससे क्या है हमें पता चल सके कि हाँ वास्तविकता में हम आपको किस प्रकार से पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड नाइट सभी के लिए। तो शुभ रात्रि, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।